Good evening, everyone. So, in today's turn, what will be done? So, the topic types of work was going on. Types of work. टाइप्स ऑफ वर्क टॉपिक में आपने दो टाइप्स ऑफ वर्क को स्टडी कर लिया था. फर्स्ट वाज पॉजिटिव वर्क एंड सेकंड वाज नेगेटिव वर्क. और दोनों में रिलेशंस यानी कि फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लिया था. अब जो थर्ड टाइप है जीरो वर्क, वहां से स्टार्ट करेंगे. जीरो वर्क. जीरो वर्क जो टाइप ऑफ वर्क है उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज जीरो. और जीरो वर्क डन किन किन कंडीशंस में हो सकता है वो कंडीशन भी याद रखिए. जैसे आपको पता है नॉर्मली वर्क का फॉर्मूला एफएस होता है. तो एफएस का मतलब अगर फोर्स जीरो है तब भी वर्क जीरो का. फोर्स जीरो का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है उस पर कहीं से भी कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, इट मीन्स वर्क डन इज जीरो. ठीक है. और अगर फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन बॉडी चल नहीं रही है तब भी वर्क जीरो माना जाता है. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क ऑल्सो जीरो. तो पहली बात तो ये दो कंडीशंस हैं जिनमें भी माना जाता है कि वर्क जीरो है. इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी और अंडर एनी फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर इन द बॉडी देन वर्क डन इज जीरो. ठीक है. एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है दोनों. तो मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में बॉडी चल इस डायरेक्शन में रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है. लेकिन फोर्स की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वैसे तो इधर चल रही है इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर लग ही रहा होगा. लेकिन कौन सा फोर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. उसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे. तो उस कंडीशन में 90 का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर ये कंडीशन होती है तब भी माना जाता है कि वर्क डन जीरो है. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिफाइन करना है. डिफाइन करने में ये बताएंगे कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री or the force and displacement are perpendicular to each other, या if under any force body is not being displaced then work done is zero. कोई भी किसी भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं जीरो. जीरो वर्क की डेफिनेशन होगी. ठीक है. फिर जीरो वर्क का फॉर्मूला जो है वो पता है आपको. जब वर्क जीरो है तो W इज इक्वल टू जीरो. सिंपली होगा. पहचान आइडेंटिफिकेशन यही है कि इनके बीच का एंगल आपको देखना होता है. ठीक है. अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जीरो वर्क के एग्जाम्पल्स, तो उन एग्जाम्पल्स में पीछे भी मैंने आपको बताया था जब आपका पॉजिटिव नेगेटिव वर्क चल रहा था तो उनमें भी एक सिंगल एग्जाम्पल में सिर्फ वर्क जो डिफाइन करना है कौन से टाइप का है वो डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स की आप बात कर रहे हैं. किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल आपने स्प्रिंग रबर बैंड का देखा था, उसमें दोनों टाइप के वर्क हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. आप एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो अलग टाइप का वर्क होगा, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो अलग टाइप का वर्क होगा. अब ये जो होता है आपका जीरो वर्क, इसमें आपको ये देखना है कि दोनों के बीच में एंगल 90 यानी कि ऐसा वाला फिगर बनना चाहिए. तो ऐसा वाला फिगर कहाँ बनता है, जैसे कुली वाला एग्जाम्पल आपको बताया था कि कुली जो है अगर अपने सर पर वेट रख के और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, एक केस था अप स्टेयर्स, एक केस था डाउन स्टेयर्स. अब क्या है कि a coolie holding some weight on his head moving horizontally on a platform then his work done is zero. तब इसका मतलब उसने कोई भी वर्क नहीं किया, उसका वर्क जीरो है. और कौन से फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं हम, वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर कह सकते हैं वर्क डन बाय रिएक्शन. दोनों याद होंगे आपको. अगर उसके हेड पे जो वेट रखा है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा. लेकिन दोनों के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट कैसा है, परपेंडिकुलर. तो इस केस में अगर वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स, बोथ द वर्क आर जीरो. अच्छा, हर एक केस में जहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे कि अर्थ जो है ना वो रेवोल्यूशन कर रही है सन के अराउंड, तो ये बीच में सन है और ये अर्थ है, या फिर मून जो है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है. उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, उसकी डायरेक्शन ये है. इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स हो उसकी डायरेक्शन ये होगी.
सेंटर की तरफ, लेकिन बॉडी के चलने की डायरेक्शन कैसी है, इधर। तो हर एक जगह जहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वहां पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। आप कह सकते हैं कि इन सर्कुलर मोशन, हर एक सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो ही होता है। तो इन ऑल द सर्कुलर मोशंस वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो जीरो वर्क में आप ये दो एग्जांपल्स नोट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क में जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपका जो है एक टॉपिक आएगा एनर्जी। वर्क वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया, अब एनर्जी वाला पार्ट आपका स्टार्ट होगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करने होंगे। इनकी इमेजेस जैसे लास्ट टाइम मैंने सेंड की थी, आई विल सेंड द इमेजेस, और आपको जो है वो ये नोट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट इट डाउन। सो क्लास, अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ से बोल दे रही हूँ और आप इसको जो है वो नोट अभी चाहे तो अभी कर सकते हैं या चाहे तो बाद में कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन सबसे पहला आपका ये है, चाहे नोट करना तो कर लीजिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 100 kg of water, 100 kg of water through a vertical height of 10 मीटर। मतलब वाटर को एक हाइट तक ले जाना है 10 मीटर। किसी चीज में, किसी कंटेनर में भरा हुआ वाटर है, उसको लिफ्ट करके ऊपर तक ले जाना है। कितना वाटर का अमाउंट है, 100 kg है, और साथ में ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 दे रखी है। तो साथ में सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन में नोट कर लीजिए, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 100 kg। हाइट, कितनी हाइट तक ले जाना है, 10 मीटर, और ग्रेविटी साथ में कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, वर्क डन। इसमें आंसर से अपने आप पता चल जाएगा किस टाइप का है, या आपको टाइप नहीं देखना है। तो वर्क का फॉर्मूला वैसे तो होता है Fs, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, अगर वर्टिकल मोशन होता है तो क्वांटिटीज बदल जाती है, पता है आपको। वर्टिकल मोशन में फोर्स जो है वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स और वेट एक ही होते हैं, और s जो है वो कन्वर्ट होके h में आ जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, मास 100, ग्रेविटी 9.8 और हाइट 10। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाता है, और 98 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, या बैलेंस यहीं से कर लेते हैं पॉइंट, तो ये 98 हो जाएगा, और साथ में ये 2 जीरो, तो 98 100 न्यूटन। इतना वर्क जो है वो करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है क्लास, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लुक हियर, अब फिर से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल दे रही हूँ, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। A car of mass 1000 kg, a car of mass 1000 kg traveling at 30 meter per second, 30 है ये, stops after a distance of 50 meter, 50। डेक्लेरेटिंग का मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डेक्लेरेटिंग यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द फोर्स exerted by it on the brakes? What is the work done by the brakes? जैसे ना
एक कार चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसका मास 1000 kg है और उसको ब्रेक्स लगा के रोका गया। तो ब्रेक्स जो लगाए गए हैं वो 50 मीटर की डिस्टेंस चल के वो रुक जाती है, और जब उसको रोका गया तो ब्रेक्स ने कितना अपोजिंग फोर्स लगाया, अपोजिंग फोर्स एफ निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। और ये भी निकालना है कि कितना वर्क करना पड़ा उसको रोकने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं। मास कार का 1000 kg है और कितनी स्पीड से चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, और कितनी डिस्टेंस कवर करके रोका गया 50 मीटर। जब रोका जाता है इसका मतलब फाइनल स्पीड 0 है, और क्या फाइंड करना है आपको, रिटार्डिंग फोर्स और वर्क, ये दो चीज। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने में यहाँ तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको फोर्स निकालना है और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। मास गिवन है, a निकालना है एक्सेलरेशन इस डेटा का यूज करके। ध्यान से देख लीजिए, u s v गिवन है, आपको a फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम नहीं आता है, यानी कि थर्ड इक्वेशन। तो लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या फाइंड करना है, a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। सिंप्लीफाई करेंगे, v 0 है, u है 30, तो उसका स्क्वायर करना है अपॉन 2s, s 50 मीटर है, तो माइनस में आ रहा है एक्सेलरेशन का आंसर, तो फोर्स भी माइनस में आएगा। 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 50, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 2 5 10, 30 अपॉन 10, सॉरी 90 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 3 9 और 0 90, 2 5 10, ये कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन का आंसर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का आंसर इतना होगा। यहां से आप फोर्स फाइंड कर लेंगे, फोर्स एफ, एम ए होता है, एम कितना दे रखा है 1000 और ए कितना है -9, तो ये आंसर आया -9000 न्यूटन। ये फोर्स का आंसर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वर्क, यहां लिख दे रही हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस। एफ का आंसर कितना है -9000। नेगेटिव वर्क आएगा, देखिए कैलकुलेशन से अपने आप पता चल जाता है कौन सा वर्क है। एस कितनी डिस्टेंस कवर की 50, तो 9 5 45 और उसके आगे 30, तो ये है 1 2 3 और एक 0 इसका, तो इतने जूल, ठीक है। तो लगभग 4,50,000 जूल वर्क जो है वो करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। So class, I hope it's noted down.
अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक दे रखा है यहाँ पर, if 10,000 joule of work is done by a machine to lift a load through a height of 10 meter, calculate the weight of the load lifted। तो ये क्वेश्चन में वर्क दे रखा है, हाइट दे रखी है कि एक चीज को उठाना है, लिफ्ट कराना है, उसको कितनी हाइट तक लिफ्ट कराना है, 10 मीटर तक, और उस केस में 10,000 जूल वर्क करना पड़ा, तो उस चीज का वेट कितना था। तो नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन, ये थर्ड है, सॉल्यूशन 3, इसमें गिवन दे रखा है W कितना है, 10,000 जूल, साथ में हाइट दे रखी है 10 मीटर, और क्या फाइंड करना है, वेट। तो यहाँ पर अभी जो फॉर्मूला यूज किया था वैसे ही हमें लिख लेना है, W वी नो W इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, वेट। तो वेट के लिए आप इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, जो mg है ना यही वेट होता है। अब दोनों में W आ रहा है, एक में स्मॉल एक में कैपिटल, ये स्मॉल वाला वर्क है, वो वेट है, ठीक है, कैपिटल वाला वर्क है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ आपको वेट फाइंड करना है, तो वर्क अपॉन हाइट हो जाएगा। वर्क कितना है, 10,000, और हाइट कितनी है, 10 मीटर, तो कितना वर्क वेट आ रहा है, 1000। वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ये सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए। तो क्लास यहाँ तक करने के बाद में आपका जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जो कि एनर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद आप न्यू हेडिंग नोट कर लेंगे, एनर्जी। न्यू हेडिंग एनर्जी। एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी अगर वर्क कर पा रही है तो इट मीन्स इट हैज एनर्जी, और अगर उसके पास एनर्जी है तो इट मीन्स इट कैन डू वर्क। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड रहते हैं। तो एनर्जी होने का मतलब है, एनर्जी का अगर एग्जिस्टेंस है तो बॉडी वर्क कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, जैसे अ स्टोन कैप्ट ऑन द रूफ, तो अगर उसको रूफ से नीचे की तरफ छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप से चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब उससे पहले तक उसके पास एनर्जी थी, हाइट की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको स्टार्टअप करने के लिए उनके पास एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी। या फिर आप कहते हैं जैसे सेल है, बैटरी है, वो वर्क कर पा रहे हैं, उनके अंदर केमिकल फील्ड होता है, उसके पास अपनी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी होती है। हीट का मतलब टेम्परेचर जिस भी जगह है, इसका मतलब हीट एनर्जी फ्लो हो रही है। इसी तरह से लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट में। तो बहुत से टाइप्स की एनर्जी है, और सारी एनर्जी का कुल मिलाकर मतलब यह है कि जहां भी बॉडी के पास एनर्जी है वो वर्क करने के लिए कैपेबल है। तो एनर्जी की डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके बाद आप एनर्जी में लिखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में सारे टाइप्स डिफाइन नहीं करने हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी में बस आपको टाइप्स बता देने हैं, जो डिफाइन करने हैं वो बस 2 टाइप हैं, बल्कि एक टाइप के ही 2 सब टाइप्स हैं। वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि बॉडी जो है वो चल रही है या वो चलेगी बाद में। मैकेनिकल के 2 टाइप्स होते हैं, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी आपके सिलेबस में जिसको डिफाइन करना है, बाकी किसी को डिफाइन नहीं करना है, बाकी को सीधा लिख देंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं
टाइप्स ऑफ एनर्जी में केमिकल एनर्जी, उसके अलावा आप लिख सकते हैं हीट एनर्जी, या लिख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का भी आपने नाम सुना होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनसे बहुत सारे काम होते हैं, लाइट भी बनाई जा सकती है उससे, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। उसके अलावा लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी तो लिख चुके हैं, साउंड एनर्जी, ठीक है। और इसी में लास्ट में लिख देंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी में लास्ट में लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी बॉडी कैन डू मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क उस वर्क को कहते हैं जो वर्क हमें होता हुआ विजिबली दिखाई दे रहा है, विजिबल है। जैसे कि केमिकल एनर्जी है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही, विजिबल नहीं। मैकेनिकल का मतलब होता है जो जिसमें चीजें चलती हुई दिख रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब बॉडी कैन डू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब इसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पहला टाइप लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा टाइप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें फिर से फर्स्ट, वैसे आप बिना हेडिंग के लिखिएगा, और यहाँ पर फिर से दोबारा हेडिंग लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो इसमें डिफाइन कर दीजिएगा कि दिस इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी, possessed मतलब बॉडी के पास है। दिस इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में एक तो डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला भी होता है उसका, यूनिट तो सारी एनर्जी जो भी है सबकी यूनिट जूल होती है, मतलब वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, जो वर्क की यूनिट वही एनर्जी की यूनिट। तो काइनेटिक, पोटेंशियल और सारे टाइप की एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल ही होती है। काइनेटिक एनर्जी में आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, डेफिनेशन लिखनी है, और फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए डायग्राम बनाना है, और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो एक काम करते हैं, ये नोट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वहां तक डेरिवेशन तक कंप्लीट कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी में जब आप ड्राइव करने जा रहे हैं तो आपको उसमें एक डायग्राम बनाना है ऐसा। इसका मतलब ये बॉडी है, बॉल है, कोई भी चीज है जिसका मास m है, इनिशियली वो रुकी हुई थी, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, फिर उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा और वो यहाँ तक पहुंच जाती है, मोशन करती है। मास m ही रहेगा लेकिन फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी v, इसने डिस्टेंस कितनी कवर की s, ठीक है। तो लिख देंगे इन द गिवन फिगर, ये एक्सप्लेन करना है कि लेट इनिशियली अ बॉडी ऑफ मास m is at rest and when a force F is applied on it, then it covers a displacement s and its final velocity is v, its acceleration is small a। तब आप लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आपको लिखना है v स्क्वायर माइनस यू, इसका 0 था, 2as। फाइंड कर लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे 2s अपॉन में आ जाएगा, इक्वेशन 1। अब आपको फाइंड करना है वर्क, इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ, तो वर्क डन। अब देखिए वर्क, इसलिए किसी भी एनर्जी को ड्राइव करने के लिए हमेशा वर्क ड्राइव करना पड़ता है, जितना भी जो भी वर्क होता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एनर्जी को फाइंड करने का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बाद में बनकर आता है। वर्क का फॉर्मूला है एफएस, एफएस में आप क्या करेंगे, एफ को ब्रेक कर लेंगे एम ए इंटू एस, मास एम दे रखा है बॉडी का, ए आपने फाइंड कर लिया v स्क्वायर अपॉन 2s, और साथ में ये वाला s, यहाँ से s और s कैंसिल हो गए तो क्या बचा आपके पास 1/2 m v स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, वर्क का। और बाद में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यही वर्क है जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो बाद में बस आपको सिंबल बदलना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ये वाला बना दीजिएगा के ई, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं ई के या फिर के ई, बट ये वाला सिंबल बनाइएगा।
तो यहाँ तक आपको करना है और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू।